हेलो डियर स्टूडेंट्स, यह है 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड। इसके अंदर एक पात्र है लेंचो, जिसका ईश्वर में अटूट विश्वास है। और किस तरीके का विश्वास कि मनुष्य भी ये महसूस करने लगे काश हमारे अंदर भी ऐसा विश्वास होता। और देखिए उसका विश्वास सार्थक भी होता है। तो वो एक अकेला व्यक्ति है लेंचो, जो अपने परिवार के साथ उस पूरी घाटी में रहता है। उसका घर एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है, वहाँ से वो पूरी घाटी को, अपने कॉर्नफील्ड्स को देख सकता है। अब वो एक अच्छी बारिश की उम्मीद करता है और सोचता है कि अगर एक अच्छी सी बारिश हो गई तो निश्चित ही उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। आज वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज बारिश हो सकती है। तो कहती है जैसी ईश्वर की इच्छा, और अगर बारिश हुई तो निश्चित उसको लाभ होगा। शाम के समय जब उसकी पत्नी डिनर प्रिपेयर कर रही है तो उत्तर पूर्व की तरफ से बादल उठने शुरू होते हैं। तो बादलों को देखकर वो बहुत खुश होता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश होनी शुरू होती है। वो इतना खुश है उस बारिश को देखकर कि उसे फील करने के लिए वो बाहर जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बारिश ओलों में कन्वर्ट हो जाती है और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। आज वो बहुत दुखी होता है कि अब क्या होगा। उसके मन में एक चिंता लगी हुई है कि पूरा साल उन लोगों का कैसे बीतेगा। लेकिन मन में कहीं एक विश्वास है कि ईश्वर तो मनुष्य के हृदय के अंदर छिपी हुई गहराइयों के दुख को भी जान लेता है। तो भगवान मेरे दुख को भी जानेगा, मैं ईश्वर से सहायता ले लूँगा। यही सोचकर वो अगले दिन पोस्ट ऑफिस जाता है, भगवान जी के नाम लेटर लिखता है। देखिए उस लेटर को पढ़कर वहाँ का पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा हंसता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सीरियस हो जाता है और सोचता है कि इतना अटूट विश्वास कि भगवान जी को पत्र लिख दिया। तो वो पोस्ट मास्टर अपना मन बना लेता है कि मैं इस व्यक्ति की सहायता करूंगा, मैं इसका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। तो वो कुछ पैसा अपने पास से, कुछ अपने साथियों से और कुछ अपने रिलेटिव्स से कलेक्ट करता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लेंचो ने तो 100 रुपीज़ भगवान जी से 100 पीसोस मांगे थे, पर वो केवल 70 पीसोस कलेक्ट कर पाता है। तो लेंचो नेक्स्ट संडे आता है, क्योंकि उसे तो पूरा विश्वास है कि भगवान जी ने जरूर पैसा भिजवा दिया होगा। और वहाँ आकर वो पैसा फटाफट काउंट करता है तो देखता है तो सिर्फ 70 पीसोस है। इसका मतलब है कि इन ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसको चीट किया है, उन्होंने उसका पैसा निकाल लिया है। वो तुरंत लेटर लिखता है भगवान जी को फिर से कि भगवान जी ये लोग तो ठीक नहीं है, इन लोगों ने तो मुझे चीट किया है, और आप ऐसा कीजिए मुझे बचा हुआ पैसा भी भेज दीजिए, ठीक है। और इस बार इन लोगों के थ्रू मत भेजना, आप सीधा मेल कर देना। तो उसका वो विश्वास कि भगवान जी तो सहायता करेंगे ही करेंगे, बेशक वो ईश्वर नहीं करने आते डायरेक्ट, लेकिन ईश्वर के उसी विश्वास को उस व्यक्ति के अंदर बनाए रखने के लिए वो पोस्ट मास्टर कहीं ना कहीं उसका ईश्वर बन जाता है। और वही पोस्ट मास्टर उसकी नज़रों में, लेंचो की नज़रों में चीट हो जाता है, क्योंकि उसने कम पैसा अरेंज किया है। तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं स्टार्टिंग से। अ लेटर टू गॉड, पत्र का चैप्टर का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, अ लेटर टू गॉड। देखिए भगवान जी को लेटर लिखा जा रहा है। हम लोगों ने, आपने, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ईश्वर को लेटर लिख दें, लेकिन ये व्यक्ति भगवान जी के नाम लेटर लिखता है। ये G.L. फ्यूंचेस का बहुत ही प्यारा स्टोरी पार्ट है। देखते हैं चैप्टर की शुरुआत से पहले हम देख लेते हैं कि लेखक वास्तव में कहना क्या चाहता है। वो कहता है दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे का मतलब है लोगों की ऐसी अवधारणा है, ये लोगों के लिए लगा है कि विश्वास माउंटेन्स को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन मेन बात यह है कि हमें विश्वास करना किस में है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेस। तो यही वो क्वेश्चन है जो बड़े प्यारे तरीके से इस स्टोरी के अंदर डाला गया है। देखते हैं यहाँ से। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड। तो लेंचो एक फार्मर है जो एक लेटर लिखता है भगवान जी को जब उसकी क्रॉप्स सब रुइंड हो जाती है। रुइन मीन्स वेस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और वो भगवान जी से 100 पीसोस की डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड।
तो देखते हैं क्या लैंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान जी उसको पैसा सेंड करते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। तो आप सोचकर देखिए कि व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, आपके क्या आंसर हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई मुसीबत आप लोगों के ऊपर आ जाए तो आप भगवान जी को लेटर लिखेंगे? अगर नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे? क्या आपका ईश्वर में विश्वास नहीं है, या आपको ये विश्वास है कि भगवान के पास कॉरेस्पोंडेंस नहीं हो सकता? तो और अगर ईश्वर को आपने लेटर लिख दिया तो क्या उसका आंसर आएगा? तो आप सोचकर देखिए क्या ऐसा हो सकता है। तो हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, तो देखते हैं स्टोरी कंटिन्यू कैसे होती है बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। तो इससे पहले कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, आप ये देखें कि स्टोरी किस तरीके से बिगिन होती है, कैसे वो डेवलप होती है, एंड हाउ डज इट एंड विद द फेथ ऑफ लैंचो। यहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू होता है। आई एम टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, ओके। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. House, घर, the only one, एक अकेला घर बना हुआ है in the entire valley. Entire means whole, complete, okay? तो पूरी की पूरी वैली is a place between two mountains. It is deeper and having a plain part in it. तो set on the crest, तो कहता है हाउस द ओनली वन, एक अकेला घर बना हुआ है जो कंप्लीट वैली में, पूरी घाटी में बना हुआ है। set on the crest of a low hill, और वो set है, set means बसा हुआ है। on the crest, crest is peak, चोटी। on the crest, crest is called चोटी, peak, summit of a low hill, low निचली पहाड़ी पर, means there are many hills but his house is situated on a low hill. कई पहाड़ियां हो सकती हैं वहां, लेकिन उसका घर छोटी निचली पहाड़ी पर बसा हुआ है। from this height, लेकिन इस हाइट से one could see the river, one कोई भी व्यक्ति could see देख सकता था रिवर को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और फील्ड खेतों को, पकी हुई फसल के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड विद द फ्लावर्स, डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स या कवर्ड विद द फ्लावर्स। डॉट 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 होती है ना, तो मीन्स इफ अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ हिल, कोई भी व्यक्ति अगर क्रेस्ट ऑफ द हिल पर खड़ा हुआ है तो दूर जब वो कॉर्न फील्ड को देखता है तो वहां जो फ्लावर्स खिले हुए हैं, दे आर अपीयरिंग लाइक द डॉट 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 डॉट्स, ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डॉटेड, कॉर्न डॉटेड। तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह फूल खिले हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा वादा करते हैं, आ गुड हार्वेस्ट, कि अच्छी हार्वेस्ट होगी। हार्वेस्ट इज अ फसल, की जो भी ग्रोथ होगी ग्रेन्स की वो अच्छी ही होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग, एक अकेली चीज, द अर्थ नीडेड, जिसकी अर्थ को जरूरत थी, वो था अ डाउनपोर, डाउनपोर बौछार, या एटलीस्ट अ शावर, या छोटी हल्की फुल्की फुहार, लाइट रेन की उसको नीड थी अर्थ को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट कंप्लीटली, पूरी की पूरी, थ्रू आउट कंप्लीटली द मॉर्निंग, पूरी की पूरी सुबह लैंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स, जो जानता था अपने खेतों को, इंटीमेटली, वेरी क्लोजली, जो अपने खेतों को बहुत
क्लोजली जानता था, लविंगली जानता था, हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने खेतों को बोता है, उसको जोतता है, तो इससे पहले कि उसकी फसल कंप्लीट हो या उसका रिजल्ट आए, उससे पहले ही किसान को उम्मीद होती है व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी। तो सेम इज विद लेंचो, ही इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द हार्वेस्ट दैट दिस ईयर ही इज गोइंग टू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो हु न्यू हिज फील्ड्स, वो भी जानता था अपने फील्ड्स को इंटीमेटली, वेरी क्लोजली, हैड डन नथिंग, उसने उस दिन कुछ नहीं किया। सुबह से ही इज सिटिंग आइडली, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट, सिवाय इसके कि सी द स्काई, वो आसमान को देखता रहा, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ से वो बस आसमान को देखता रहा। नाउ, और उसको क्या महसूस होता है, वो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। हु इज द विमेन? विमेन इज द वाइफ ऑफ लेंचो, लेंचो की मिसेस का नाम है। तो नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हमें वास्तव में ही, वी आर रियली गोइंग टू गेट, अब हमें वास्तव में ही मिलने जा रहा है कुछ पानी। वुमेन मीन्स कुछ पानी मिलने जा रहा है, मीन्स ही इज हैविंग अ गैस दैट some rain is going to be after some time. The women who was preparing supper, और women जो तैयार कर रही थी, supper is the dinner, it was the time of evening and she was preparing supper यानी dinner। तो women जो supper तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया yes, God willing, जैसी भगवान की मर्जी, will, इच्छा, desire। The older boys were working in the field, बड़े लड़के तो काम कर रहे थे खेतों में। While the smaller ones were playing near the house, जबकि छोटे वाले खेल रहे थे near the house, घर के पास। Until the women called to them all, जब तक कि women ने उन सभी को बुला नहीं लिया। Come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और it was during the meal, और ये during the meal हुआ। During the meal means when they all were sitting and having their dinner, it was the time, उसी बीच में ये हुआ। It was during the meal, meal के दौरान ये हुआ। Meal is also called the food that we have, कोई भी खाना जो हम खाते हैं, that is called meal, they are taking dinner this time। तो मील के दौरान ये हुआ, just as, ठीक वैसे ही जैसे लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट इज फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, जैसा कि उसने पहले से ही अर्लियर उसने स्टेटमेंट दे दिया था। तो जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा उसने पहले ही फोरकास्ट कर दिया था कि, तो क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की बिगेन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज वेरी बिग, लार्ज, लार्ज माउंटेन्स, बड़े बड़े पहाड़, किसके, क्लाउड्स के, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, बढ़ते हुए, कमिंग टुवर्ड्स हिज फील्ड। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी एंड स्वीट थी, बहुत अच्छी लग रही थी उसको। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और मैन वेंट आउट, बाहर गया। हु इज द मैन? लेंचो। लेंचो वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई और दूसरा कारण नहीं था। नो अदर रीजन, देयर वॉज नो अदर रीजन बिसाइड्स दैट ही वॉन्टेड टू फील the rains on his body. The man went out, आदमी बाहर गया,
फॉर नो अदर रीजन, दूसरा और कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर, मीन्स वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड टू फील द हैप्पीनेस। किस चीज की? ऑफ फीलिंग द रेन, वो फील करना चाहता था रेन को अपनी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम्ड, माइंड द वर्ड एक्सक्लेम्ड। Exclaim word is used to express the deep feelings, whether it is happiness or joy or surprise. तो he is showing his happiness here. तो exclamation के साथ वो बोलता है, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5s. देखिए उसकी खुशी का अंदाजा, वो कितना खुश होता है ये सब देखकर कि बारिश हो गई है, क्योंकि उसने ऐसा महसूस किया था कि बारिश होगी तो उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, उसकी मेहनत का फल उसको मिल जाएगा। तो वो क्या कहता है, These aren't raindrops, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो आसमान से गिर रही हैं, They are new coins, वे तो नए नए सिक्के हैं, The big drops are 10 cents pieces, बड़ी बड़ी बूंदे तो 10 सेंट स्पीसीज हैं, और छोटे वाली 5 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, और एक satisfied expression के साथ, means he is having content on his face, उसके चेहरे पर content है, संतोष है। और वो क्या कहता है, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने regard किया, वो बड़े आराम से देखता रहा फील्ड को, ripe corn के, पकी हुई मक्का के खेतों को वो देखता रहा, जिसमें फूल थे जो ड्रैप्ड हो गए थे, ड्रैप्ड मीन्स रैप्ड हो गए थे, ढक गए थे, इन अ कर्टेन, एक पर्दे में बारिश के। जब बारिश आती है तो पीछे का जो इन्वायरमेंट होता है दैट बिकम्स समवॉट हेजी, तो वो हैजी सा उसके लिए हो गया है, तो वो देखता है कि बारिश का पर्दा है और उसके पीछे से उसके खेत क्लियरली उसको दिखाई दे रहे हैं। तो बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही आ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहनी शुरू हो गई, एंड अलोंग विद द रेन, और अलोंग विद द रेन, बारिश के ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स आर द पीसेस ऑफ फ्रोजन वाटर, मीन्स आइस। तो बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स यानी ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये तो वास्तव में ही रिजेंबल कर रहे थे, रिजेंबल मीन्स मैच कर रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स से, और ये तो वास्तव में ही चांदी के सिक्के लग रहे थे। सी आयरोनिकल लैंग्वेज इज हियर, कि वो उन बारिश की बूंदों को सिक्के कहता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट दीज रेन ड्रॉप्स विल ब्रिंग हिम द प्रॉफिट। लेकिन वो जिन्हें सिक्के कह रहा था, जिन्हें 5 सेंट स्पीसीज और 10 सेंट स्पीसीज कह रहा था, अब वो वास्तव में ही दिखने में चांदी के सिक्के हुए। वो फील करने में चांदी के सिक्के थे, ये दिखने में चांदी के सिक्के हो गए हैं। तो ये तो वास्तव में ही रिजेंबल कर रहे हैं सिल्वर कॉइन्स से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन। अब बच्चे, छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता है कि ओले पड़ रहे हैं तो हमारा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। छोटे छोटे बच्चे तो ओलों को कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं। द सेम हैपेंड विद लेंचोज यंग वंस, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। और वो बच्चे जिन्होंने एक्सपोज किया हुआ था अपने आप को रेन के सामने, मीन्स हु वाज एंजॉइंग रेन, जो बारिश में नहा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे रेन को, रैन आउट टू कलेक्ट, वो दौड़े बाहर कलेक्ट करने के लिए उन फ्रोजन पल्स को। फ्रोजन जमे हुए, और पल्स मीन्स मोती। जब ओले आसमान से गिरते हैं तो वो ऐसे ही लगता है ना कि मोती बरस रहे हो। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ,
ये तो अब वास्तव में ही इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो वास्तव में ही बुरा होता जा रहा है। देखिए 2-4 ओले पढ़ के रह जाते तो उसको संतोष हो जाता, बट अभी भी वो स्टॉप नहीं हुए हैं और अब उसे लग रहा है कि ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उसने फिर एक्सक्लेम किया। थोड़ी देर पहले वो एक्सक्लेम कर रहा था विद हैप्पीनेस, अब वो एक्सक्लेम कर रहा है दुख के साथ। और दुख के साथ वो कैसे बोला होगा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो बहुत बुरा होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं तो चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। मीन्स दिस हेल स्टॉर्म इज स्टॉप एज सुन एज इट इज़ पॉसिबल। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से पास आउट नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ। इट डिड नॉट स्टॉप। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और पूरे 1 घंटे तक हेल बरसते रहे घर पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी की पूरी घाटी में। और अब क्या हुआ? द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे कि उसे कवर कर दिया हो नमक से। देखिए एक लीफ भी नहीं दिखाई दे रही है ना। हेल स्टॉर्म ने किस तरह से सभी पत्ते, सारी फसल उसकी डिस्ट्रॉय कर दी है। तो क्या कहता है? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक पत्ती भी नहीं, रिमेन्ड बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई, टोटली बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, रूइंड हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी जा चुके थे पौधों पर से। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा भर गई दुख से। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. When the storm, जब तूफान had passed, बीत गया, चला गया, he stood in the middle, तो वो खड़ा हो गया बीच में अपने खेतों के और बोला अपने बेटों से। Plague of locusts would have left more than this. Plague of locust, प्लेग होती है महामारी, लोकस्ट्स होते हैं टिड्डी के दल। तो अगर टिड्डी के दल भी पेड़ पौधों के ऊपर टूट पड़ते तो वुड हैव लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया होता, मोर, कहीं ज़्यादा, देन दिस, बजाय इसके। यानी हेल स्टॉर्म ने तो इस कदर उसकी कॉर्नफील्ड को डिस्ट्रॉय किया है कि यदि ग्रास होपर्स भी अटैक करते तो वो शायद ज़्यादा छोड़ देते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने तो, इस बारिश ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाली, पूरी मेहनत उनकी बर्बाद हो गई। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वह रात दुखों से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत फॉर नथिंग मीन्स वेस्ट हो गई, उसका कोई परिणाम नहीं निकलना। तो वो बहुत दुखी थे। ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई बच्चा बहुत अच्छे से मन लगाकर बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करे और जिस दिन वो पेपर देने जा रहा है उस दिन उसको चोट लग जाए और वो, या उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाए, तो कैसा लगता होगा उसे कि हाय मेरा तो एग्ज़ाम ही छूट गया, मतलब मेरी पूरे साल की मेहनत इस तरीके से बर्बाद हो गई, तो उसे कितना दुख होता होगा। सेम लेंचो इज़ फीलिंग ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं, मीन्स हमें हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिलना है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी तो नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, क्योंकि वो लोग तो वहाँ अकेले रह रहे थे। We will all go hungry this year,
और इस साल तो हम भूखे ही रहेंगे। अब मैंने आपको जितना पढ़ा दिया है यहाँ तक, उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखें कैसा क्वेश्चन बन सकता है। पहले, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? होप मीन्स आशा। तो लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था? आज लेंचो उम्मीद कर रहा था कि एक अच्छी सी बारिश होगी, यही उम्मीद कर रहा था। तो इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए? लेंचो, देखिए मैं यहाँ आपको आंसर फाइंड आउट करना बता देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है और क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। यही रूल हमेशा अप्लाई होगा क्वेश्चन का आंसर देते समय। और अगर आप खुद भी क्वेश्चंस निकालना चाहते हैं तो आपको इस रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगता है। आप कैसा प्रश्न करना चाहते हैं? क्या उम्मीद कर रहा था? तो व्हाट। क्यों कर रहा था? तो व्हाई। कब कर रहा था? तो व्हेन। कहाँ कर रहा था? तो वेयर। तो ये सब इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जैसे आप जानते भी होंगे कि व्हाट माने क्या। आपको क्या पूछना है तो आप सबसे पहले व्हाट लगाएंगे। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। इसी तरह से which, कौन सा। हु आ गया तो कौन। हु, कौन। तो अगर हमें कभी भी कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है तो सबसे पहले हमें WH फैमिली का वर्ड लेना होता है। क्लियर? हमने WH फैमिली का वर्ड लिया, फिर हमें टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं, वो लेनी होती है। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में पूछा जा रहा है कि वो किस चीज को होप करता था, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड। तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिया WH फैमिली का वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब ली, उसके बाद लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। मैं इसे लिखकर बता देती हूं। सबसे पहले WH, इसे कहते हैं WH फैमिली वर्ड। सबसे पहले जो लगाया जाता है किसी भी क्वेश्चन को फ्रेम करते समय वो ये लगाया जाता है WH फैमिली वर्ड। फिर लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाया जाता है सब्जेक्ट, फिर लगाई जाती है वर्ब, और फिर लगाया जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आंसर देते समय हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये WH फैमिली का वर्ड हुआ, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, तो ऑब्वियसली दिस इज आवर सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से आंसर शुरू करते हैं। तो लेंचो से हम अपना आंसर शुरू करेंगे। तो हमारा रूल होता है आंसर लिखने का, किसी भी सिंपल सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, या केवल वर्ब भी आती है कभी कभी, और कभी कभी ये दोनों ही चीजें आती हैं। ये तो टेंस के अनुसार देखना होता है। आप लोगों को टेंस भी कराए जाएंगे और आप लोगों को इससे पहले भी करा दिए गए हैं, तो इतना आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब्स क्या है। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये आंसर होता है। अब आंसर देंगे हम किस तरह से देना है। लेंचो को क्या आशा थी? तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लेंगे। तो लेंचो सब्जेक्ट है आपका, होप ये
मैं पहले भी करा चुकी हूँ इस चीज़ को। देखिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इसमें क्या आया है। मैं अभी सब कुछ ओमिट कर देती हूँ। मैं सबसे पहले तुम लोगों को लेकर चलती हूँ इसी रिवीजन पर, डू, डज और डिड पर। अगर किसी क्वेश्चन में डिड आया है तो जब आप उसका आंसर देंगे सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में देंगे, तो आप आंसर करते समय सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब करेंगे आंसर देते समय। ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका डू आता है तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखेंगे, और अगर आपका डज आता है तो आप जो आपको मेन वर्ब मिली है उस वर्ब के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाकर उस वर्ब को सिंगुलर कर देंगे। ये तीनों ही रूल सिंपल सेंटेंस में अप्लाई होते हैं जब आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट देना है। अगर यही नेगेटिव स्टेटमेंट देना हो, ना में उत्तर देना हो, तो ये तीनों हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, ठीक है। और ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होंगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? अगर नॉट में उत्तर देना है, किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड आया है और आपको नेगेटिव में आंसर देना है, तो आप डू, डज, डिड का यूज करेंगे आंसर देते समय, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिख देंगे, लेकिन डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर आपको सिंपल स्टेटमेंट में आंसर देना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में आंसर देना है, तो डू, डज और डिड तीनों ओमिट कर दिए जाते हैं और उनके प्लेस पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के स्थान पर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू के स्थान पर, और फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस डज के स्थान पर यूज होती है। हम क्वेश्चन को एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि आंसर कैसे दिया जाएगा। हमें याद रखना है डिड अगर आएगा और हमें पॉजिटिव स्टेटमेंट में आंसर देना है तो हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है। क्लियर? ये याद रखना है। अब हम आंसर लिखेंगे, देखते हैं। ये हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड हुआ, WH फैमिली का वर्ड हुआ, ये हमारा डिड हो गया, तो ऑब्वियसली हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है इसकी। ठीक, तो हम सबसे पहले लेंगे आंसर लैंचो। वैसे तो अगर बच्चा चैप्टर को बहुत ध्यान से देख लेता है, पढ़ लेता है, तो वो अपने आप फाइंड आउट कर सकता है। और बच्चों 10th क्लास में आ गए हो तो कम से कम इतना आप लोगों को आना चाहिए कि आप कितने क्वेश्चंस उसके अंदर से फ्रेम कर सकते हैं और कितने आंसर्स आप पॉजिटिवली सही दे सकते हैं। तो फिर भी एक बार रिवाइज करा रही हूँ। लैंचो, हॉप की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ हॉप विल बी यूज्ड, तो हॉप की सेकेंड फॉर्म हॉप्ड। आशा थी, किस चीज की आशा थी? फॉर। किस चीज की उम्मीद कर रहा था? फॉर। आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए, बारिश की उम्मीद कर रहा था। बारिश वाली लाइन को आप पैराग्राफ में से भी उठा सकते हैं, आपको खुद याद हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन। बारिश की ही तो उम्मीद कर रहा था वो। क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? देखिए, फिर से WH फैमिली का वर्ड है। हमेशा इंटेरोगेटिव का रूल यही रहता है, WH फैमिली वर्ड, फिर आपका डिड आ गया है वापस हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी हो गई है वर्ब, जिसकी आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब करनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ से आपको देना पड़ेगा व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लेंगे, आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, इतनी देर में तो बच्चा सोच लेता है कि मैडम सबसे पहले क्या लिखने जा रही है। तो डेफिनेटली
लैंचो इज योर सब्जेक्ट, तो आप सबसे पहले लैंचो लेंगे, फिर आप से की पास्ट फॉर्म करेंगे सेड। फिर आप बचा हुआ क्वेश्चन, लैंचो सेड दी रेन ड्रॉप्स were like new coins। न्यू एक इन्वर्टेड के अंदर है, तो आप भी आंसर देते समय उसको इन्वर्टेड में ही रखेंगे, न्यू कॉइन्स। जब क्वेश्चन किया जाता है क्यों, तो आंसर देना बनता है क्योंकि से। भाई तुमने केला क्यों खाया, मैंने केला खाया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, तो हमेशा क्यों का आंसर क्योंकि से देना बनता है। तो लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, क्योंकि, अब क्योंकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, BECAUSE, बिकॉज न्यू कॉइन्स क्यों कहता है रेन को, अब रेन तो सिंगुलर होती है, ठीक, तो सिंगुलर के लिए और नॉन लिविंग चीज के लिए लगाया जाता है इट, because it promised। हम पूरा आंसर अपना पास्ट टेंस में देते हुए चलेंगे, हम प्रॉमिस नहीं लिखेंगे, हमें प्रॉमिस्ड लिखना है, क्लियर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है, तो हम आंसर भी पास्ट टेंस में देते हुए चलेंगे। रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज इट प्रॉमिस्ड, क्योंकि वो वादा करती थी। वही रूल देखिए, सबसे पहले हमने बिकॉज के बाद सब्जेक्ट ले लिया, फिर हमने वर्ब ले ली, अब हमें ऑब्जेक्ट लेना है। प्रॉमिस किसको कर रही थी, हिम, उसको, और हिम किसके लिए लगाया हमने, लैंचो के लिए। प्रॉमिस्ड हिम किस चीज का वादा कर रही थी, आ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वो उसको एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी, तो वो तो उसको न्यू कॉइन्स ही लगेंगे ना, क्योंकि अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आंसर पर चलते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड्स। हाउ डिड द रेन चेंज, कैसे बारिश चेंज हो गई, कैसे चेंज हो गई, व्हाट हैपेंड, और क्या हुआ लेंचो के फील्ड्स का, बारिश किस चीज में चेंज हो गई, हेल स्टॉर्म्स में चेंज हो गई ना, और उसके बेचारे के खेतों का क्या हुआ, टोटली डिस्ट्रॉयड हो गए, एक पत्ती भी नहीं बची। बस अब हमें इसे इंग्लिश में लिखना है, तो रूल हम वही फॉलो करेंगे। देखिए फिर से हाउ आया है, ये भी WH फैमिली का वर्ड कहा जाता है, और फिर से डिड आया है, और डिड के बाद ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, और चेंज तो वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हम इसी को लेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, द रेन चेंज विल बी इन पास्ट फॉर्म। नाउ डिड आया है तो चेंज को पास्ट फॉर्म में कर देंगे, द रेन चेंज्ड, चेंज की सेकेंड फॉर्म कर दी, पास्ट फॉर्म कर दी। तो कैसे रेन चेंज हो गई, तो रेन चेंज्ड इनटू, किस में चेंज हो गई रेन, हेल स्टॉर्म, ओलों के तूफान में चेंज हो गई। पहला आंसर क्लियर हो जाता है, फुल स्टॉप हो गया। व्हाट हैपेंड, हुआ क्या, लेंचो के खेतों का, तो लेंचो के खेतों में एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ों के ऊपर। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, क्या हुआ, तो देखिए ये WH फैमिली का वर्ड है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, इसमें सीधा पूछा गया है कि क्या हुआ लेंचो के खेतों का, तो लेंचो के खेत सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठा लेंगे, लेंचोज फील्ड्स, वर
destroyed. Completely by the hail storm. क्लियर? रेन चेंज हो गई हेल स्टॉर्म में, ओलों के तूफान में, और लैंचोज फील्ड, लैंचो के खेत वर डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट हो गए बाय द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म ने उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were Lencho's feelings when the hail stopped? क्या थी लेंचो की फीलिंग्स जब हेल स्टॉप हो गई? ऑब्वियसली जब किसी की फसल बर्बाद हो जाए, ओले तब रुके जब पूरी तरह से उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो उसकी फीलिंग्स क्या थी? ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, है ना? तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? तो आंसर देखिए, ये फिर से WH फैमिली का वर्ड है, यहां हेल्पिंग वर्ब है वर. लेंचो की फीलिंग्स क्या थी? तो लेंचो की फीलिंग्स सब्जेक्ट है हमारा जब हेल स्टॉप हुआ. तो जब हेल स्टॉर्म स्टॉप हुआ, अब आप एक चीज देखिए, ये भी WH फैमिली का वर्ड है बच्चों, और ये भी WH फैमिली का वर्ड है. ध्यान देने वाली बात है, ये WH फैमिली का वर्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आया है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आकर तब सब्जेक्ट आया है. तो जो ये रूल होता है कि सबसे पहले WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो वो तो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. लेकिन अगर WH फैमिली का वर्ड सेंटेंसेस के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में आ जाए, और इस WH फैमिली के वर्ड के बाद आ जाए सब्जेक्ट, तो ऐसी स्थिति में ये इंटरोगेटिव वर्ड नहीं रह जाता, ये कंजंक्शंस बन जाता है. और कंजंक्शन क्या होती है? संयोजक, वाक्य को जोड़ने वाला. ठीक, तो ये यहाँ पर संयोजक है. अगर किसी सेंटेंस में संयोजक आ जाता है तो हम उस संयोजक से भी अपने सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं. तो जब, क्योंकि आंसर कैसे लिखना चाहिए कि लेंचो की फीलिंग्स क्या थी जब ओले रुक गए, यही है. तो जब ओले रुक गए तब लेंचो की फीलिंग बतानी है, तो हम जब से शुरू कर सकते हैं. तो यहाँ कब तो है नहीं, इसका मीनिंग यहाँ क्या निकलेगा? जब. अगर ये शुरू में होता यहाँ, तब इसका मीनिंग होता कब. लेकिन अब ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो अब इसका मीनिंग है जब. जब बारिश रुकी, जब हेल रुकी. तो when, आंसर शुड बी when the hail stopped, जब बारिश रुकी. तब के लिए लगाते हैं सिर्फ कोमा. ठीक, जब के साथ सिर्फ कोमा लगाते हैं, जब के साथ तब की इंग्लिश देन नहीं लगाते, सिर्फ कोमा. when the hail stopped, लेंचो was, लेंचो था. अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वेरी सैड भी लिख सकते हैं, या ये स्लैश कहलाता है, इसका मतलब या होता है, ओब्लिक भी बोलते हैं इसको. तो इसका मतलब है या, यानी कि आपका आंसर was के बाद आप वेरी सैड भी लिख सकते हैं. आप was के बाद लेंचो was वेरी disappointed, या was full of sorrow. आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे. तो लेंचो जब हेल रुके
तो लैंचो वॉज वेरी सैड, लैंचो बहुत दुखी था, या ये लिख सकते हैं लैंचो वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, या लिख सकते हैं लैंचो वॉज फुल ऑफ सोरो। क्लियर? तो ये आपके चारों क्वेश्चंस हो जाते हैं। बच्चों स्टार्टिंग लाइन द हाउस से लेकर और हंग्री दिस ईयर तक का पूरा पैसेज पढ़ाने के बाद और उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करने के बाद अब हम आगे चलते हैं, वापस बचे हुए चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं और उसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस करते हैं। तो हम अभी तक कर चुके हैं द हाउस से हंग्री दिस ईयर। ओके, हम हंग्री दिस ईयर तक कर चुके हैं और इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने किस तरीके से आंसर्स फाइंड आउट किए जाते हैं ये भी समझा दिया है। अब हम आगे वापस टेक्स्ट पर चलते हैं। देखें